नमस्कार। 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे 44 दिन पहले ही गुजरात के सूरत सीट का जो निर्णय है, जो फैसला है, वो सामने आ गया है। गुजरात पर मुकेश दलाल, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सूरत सीट पर गुजरात के, उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। और ये 44 दिन पहले एक सीट जीतते हुए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित करते हुए कहा कि 400 के लक्ष्य में ये पहला कदम है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि सूरत में पता चल गया, कि चेहरा दिख गया कि लोकतंत्र को कैसे ख़त्म किया जा रहा है। ये जो निर्विरोध, देखिए देश में निर्विरोध लोकसभा सांसद पहले भी चुने गए हैं। 2012 में डिम्पल यादव कन्नौज से जब मुख्यमंत्री बन गए थे अखिलेश यादव, तो उनके खिलाफ बसपा, कांग्रेस, भाजपा ने उम्मीदवार नहीं दिया था। 2012 में डिम्पल यादव भी निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। इसके अलावा यशवंतराव चौहान 1962-63 में वो महाराष्ट्र से निर्विरोध हुए थे। टिहरी के राजा कुंवर मानवेंद्र, ये भी निर्विरोध, फारूक अब्दुल्ला 1980 में निर्विरोध सांसद लोकसभा के चुने गए थे, पहले भी है। लेकिन इस बार जो चुनाव है और सूरत का जो ऑपरेशन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी ने सूरत के 5 स्टार होटल ली मेरिडियन से चलाया, वो बड़ा दिलचस्प है। मैंने सोचा कि इस बारे में आपको जानकारी दी जाए। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जो ऑपरेशन निर्विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के नेतृत्व में और देखरेख में चलाया गया। नीलेश कुंभानी ने किस तरीके से प्रदेश नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व को अंधेरे में रख करके सारा काम किया कि उनका पर्चा रद्द हो जाए, या भारतीय जनता पार्टी से उनकी सांठगांठ कैसी थी, ये आपको पता तब चलेगा जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे उनका जो है पर्चा खारिज हुआ और भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। हुआ ये कि नीलेश कुंभानी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब भारतीय जनता पार्टी से उनका, इसके पहले भी आपने देखा गुजरात में रोहन गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने टिकट वापस कर दिया। कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अर्जुन मोढवाडिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के पोरबंदर के लगातार विधायक चुने जाते थे। हालांकि उनके बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस में रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से उनकी गलबहियाँ हैं, उनकी नज़दीकियाँ हैं और बहुत सारे फ़ायदे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी लेते रहे। ऐसा उनके बारे में आम चर्चा लोग करते रहते थे कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस में भले हैं लेकिन बीजेपी नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे रिश्ते। बाद में उन्होंने अभी चुनाव से पहले, आपको मालूम है, पोरबंदर से इतने साल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, इतने साल कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस चुनाव में ऐसा लगता है कि गुजरात में कांग्रेस से जो भी टिकट ले रहा है या कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत कार्यकर्ता है, उसको भाजपा अपने खेमे में मिलाने के लिए बिल्कुल आतुर है और वो कांग्रेस में रहकर ज़्यादा सम्मान पाते हुए भाजपा में चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के लोगों और पुराने लोगों की चाहे उतनी पूछ ना हो, लेकिन दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को खूब पूछा जा रहा है और उन्हें खूब मिल भी रहा है। आप देख ही रहे हैं देश भर में जो कांग्रेस से आ रहे हैं उनको भाजपा कितने बड़े बड़े, या दूसरे पदों, दूसरी पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं उनको कितने बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, उनको कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं और सम्मान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल काडर है, जो संस्थापना के समय से 80 के समय से था, वो एक तरह से हाशिए पे चला जा रहा है। लेकिन दूसरी पार्टी से लोगों आए लोगों को टिकट, मंत्री पद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही है। तो मुझे लगता है बीजेपी में आने का रास्ता भी कांग्रेस होते हुए है क्या, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहरहाल मैं आपको सूरत की ऑपरेशन निर्विरोध बीजेपी ने कैसे चलाया, तो वहाँ एक 5 स्टार होटल है ली मेरिडियन, वहाँ से ये बैठ करके सारा ताना बाना बुला गया एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक। तो उसमें बात यह है कि नीलेश कुंभानी के टिकट पाने के बाद ही रोहन गुप्ता से तो टिकट वापस करा दिया गया और बीजेपी में ज्वाइन करा लिया गया, लेकिन नीलेश कुंभानी को टिकट मिलने के बाद दूसरा पैंतरा अपनाया गया। नीलेश कुंभानी ने जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया, नामांकन पत्र, तो उसमें जो उन्होंने अपने प्रस्तावक रखे वो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कैडर, नेता वो नहीं थे। नीलेश कुंभानी ने अपने प्रस्तावकों में अपने जीजा को, अपने बहनोई को, अपने भतीजे को, अपने बिजनेस पार्टनर को अपना प्रस्तावक बनाया और इसके बाद एक दूसरे
कांग्रेस के डमी उम्मीदवार थे। अक्सर पार्टियां ऐसा करती हैं कि 2 उम्मीदवार, एक का पर्चा अगर खारिज हो जाए तो दूसरे उम्मीदवार का भी जो पर्चा डला था डमी प्रत्याशी का, उनका उनके प्रस्तावकों में भी अपने भतीजे का नाम डाल दिया। और हुआ ये कि इस तरीके से पर्चा दाखिल हो गया। तो सेटिंग तो पहले से थी, मिली भगत तो पहले से थी। उनका पर्चा दाखिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ के चुनाव अधिकारी से शिकायत की कि इनके जो प्रस्तावक है वो फर्जी है, और उन्होंने फर्जी उस पर साइन किया है। और अपना नॉमिनेशन फाइल करते वक्त उन प्रस्तावकों को भी लेकर नीलेश कुंभानी नहीं गए थे। तो पहले भाजपा ने ये शिकायत की चुनाव अधिकारी से, और इसके बाद चुनाव अधिकारी की तरफ से जब भाजपा ने शिकायत की तो चुनाव अधिकारी की तरफ से कहा गया कि उनको पेश किया जाए, और सारी चीज़, वो चारों लोग भूमिगत हो गए जो इन्हीं के रिश्तेदार और इन्हीं के करीबी थे। वो भूमिगत हो गए, वो सामने ही नहीं आए। और इसके अलावा जो दूसरे डमी कैंडिडेट थे उनमें भी इन्हीं का भतीजा था, वो भी सामने नहीं आया। इस आधार पर पर्चा खारिज हो गया। अब हुआ कि कांग्रेस का तो पर्चा खारिज हो गया, डमी का भी पर्चा खारिज हो गया, और वो सारे जो करीबी रिश्तेदार नीलेश कुंभानी के थे वो भूमिगत हो गए, वो पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो इसका मतलब है कि पहले से ही सेटिंग थी कि फॉर्म ही ऐसे भरना है ताकि वो निरस्त हो जाए, तो उनका निरस्त हो गया। अब बचे बाकी कैंडिडेट्स को एक एक कर जो एक कैंडिडेट उसमें बसपा के प्यारेलाल भारती, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि प्यारेलाल भारती को जब पता चला कि ये गणित हो रही है तो वो सूरत छोड़ के बड़ौदा के एक फार्म हाउस में चले गए। सूरत से करीब 170-80 किलोमीटर बड़ौदा है, वो वहाँ चले गए, बड़ौदा के फार्म हाउस में थे। अब उनको खोजा जाने लगा कि भैया ये मुन्नेलाल भारती, प्यारेलाल भारती नहीं मिल रहे हैं, तो इनका पर्चा, और बीजेपी को किसी भी सूरत में इसे निर्विरोध कराना था। तो जब प्यारेलाल भारती बसपा कैंडिडेट नहीं मिले तो उनका फिर ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ रिपोर्ट में दावे के साथ कि फिर क्राइम ब्रांच को लगाया गया, और फिर क्राइम ब्रांच, पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने खोज निकाला प्यारेलाल भारती को, जो बसपा के कैंडिडेट थे। बड़ौदा से उन्हें लाया गया, होटल से वो गए, और जहां पर पिछले दरवाजे से चुनाव अधिकारी का जो 3 गेट है वहां बताया जा रहा है, तो पीछे के दरवाजे से प्यारेलाल भारती आए और अपना नामांकन वापस ले लिया। इस बात की जानकारी जब दूसरे लोगों को हुई तो 4 और उम्मीदवारों को होटल बुलाया गया, और होटल में आमने सामने बैठा के उन्हें राजी कराया गया कि वो सारे लोग अपना पर्चा वापस ले लें, और इस तरीके से सबका पर्चा वापस कर दिया गया। और सूरत में एक निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत गया। और अभी जो ट्रेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे पार्टियों के लोगों को टिकट मिल गया है तो वो टिकट कैसे वापस हो, कैसे वो टिकट वापस ना हो तो पर्चा अवैध हो जाए, इस तरह का गुजरात में आपने 2 किस्सा देखा। रोहन गुप्ता को बीजेपी ज्वाइन भी करा लिया गया। यानी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, कोई उम्मीदवार, कोई चुनाव लड़ पाएगा या वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो जाएंगे। अभी कई चरणों का मतदान बाकी है, दूसरी जगहों पर क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री जो मुस्लिमों में बांट देने वाली सोना और चांदी आपका चर्चा कर रहे थे, अब भाजपा के प्रवक्ता कल शाम तक, देखिए मैंने कहा था ना, प्रधानमंत्री एक लकीर खींचते हैं, उसके बाद जो नीचे वाले छुटभैया नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के, वो अपना उसी पर ढोल बजाना शुरू करते हैं। कल शाम को आपने देखा होगा एक आध 2 टीवी चैनल्स पर भाजपा के प्रवक्ता गहने लेकर के आ गए थे, दिखाने के लिए कि ये गहना आपका बट जाएगा और ये कांग्रेस की सरकार आई तो अब अलीगढ़ जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने मुसलमान के बारे में बोलने से परहेज रखा, मुस्लिम तो नहीं बोला। वहाँ मुस्लिमों की तरफदारी करने लगे और कहा कि सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों का कोई बेहतरी नहीं की है, और ये जब नाम लेता हूँ मैं पसमानदा मुसलमानों की, तब इनको दिक्कत होने लगती है। और थोड़ी सी भरपाई उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी ये बात कही कि वेतन भोगी जो लोग हैं, जिन लोगों ने 2 फ्लैट बनाए हैं, उनका एक घर कांग्रेस आएगी तो सर्वे होगा। एक तरीके से बहस को दूसरी तरफ मोड़ रहे। कांग्रेस पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि कहीं उसके प्रधानमंत्री इस चीज को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को इस तरीके से
घुमा के कहना चाहते हैं कि ये कम्युनिस्ट मानसिकता है और इस पर जो है सरकार आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगी, इस तरह का डर दिखा रहे हैं। वही बात है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी का डर दिखाना और कांग्रेस पार्टी का डर दिखा के, बीजेपी की ताकत दिखा के नहीं, कांग्रेस का डर दिखाकर, विपक्षियों का डर दिखा के प्रधानमंत्री अब वोट मांगने लगे हैं। अब मूल बात यह है कि धर्म के इस्तेमाल पर अगर उद्धव ठाकरे के हिंदू शब्द और जय भवानी को हटाने के लिए चुनाव आयोग उनसे कह सकता है, तो प्रधानमंत्री के इस बयान पर, जिस पर कि कांग्रेस पार्टी शिकायत भी कर रही है, अब सबसे बड़ी निगाह लगी हुई है चुनाव। वैसे क्या होगा ये आपको पता ही है, लेकिन तब भी चुनाव आयोग को थोड़ी रीढ़ दिखानी चाहिए और कुछ भी तो चुनाव आयोग की तरफ 140 करोड़ के लोग देख रहे हैं। ये जो कहा गया है उस पर उनका क्या टिप्पणी या क्या उसका संज्ञान लेता है कि नहीं आता है, लेकिन इस देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री के इस बयान से ये तो सोचने पर वो मजबूर हुए हैं कि जब वो सारी योजनाओं का, उन्हें भी राशन मिल रहा, उन्हें भी शौचालय मिल रहा, उन्हें भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाएं देने के नाम पर तो हिंदू मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को कहीं भी ऐसी अलग नहीं किया जा रहा है। इवन मैंने कल भी कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में 51 मुसलमान IAS सेलेक्ट हो गए, तो फिर जब चुनाव आया है तो प्रधानमंत्री मुसलमानों को अपने से इतना दूर क्यों कर रहे हैं और उनके बारे में समाज में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमानों के, पढ़े लिखे मुसलमानों के दिमाग में बात आ रही है कि चुनाव आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टारगेट करने लगती है, उनसे एक इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्या हो जाता है जबकि सरकार चलते वक्त जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सब में मुसलमानों को उनके हक, बराबरी के हक के साथ मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा सब चुनाव के लिए हो रहा है, जैसा सूरत में हुआ है। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी बयान तक या स्तर तक जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। और ये पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक बार का किस्सा है कि लालजी टंडन नैनी जेल में अटल जी के साथ गए थे और वहाँ जेलर सुप्रिंटेंडेंट ने अटल जी के हिसाब से व्यवस्था नहीं की, तो लालजी टंडन को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि अटल जी को ठीक नहीं लगा। अटल जी ने लालजी टंडन को डांटते हुए कहा कि जेल में, चुनाव में और अस्पताल में आदमी का स्तर पता चलता है, कभी भी अपनी भाषा का संयम नहीं खोना चाहिए। तो वो अटल जी थे। अटल जी किसी और चीज़ के लिए जाने जाते हैं और इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, अपनी अपनी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इंदिरा जी अपनी चीज़ के लिए जानी जाती हैं, नेहरू जी अपनी चीज़ के लिए जाना, प्रधानमंत्री मोदी अपनी चीज़ों के लिए जाने जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलने और कुछ भी करने के लिए प्रधानमंत्री को भी याद किया जाएगा। आज बस इतना ही। हाँ, चुनाव में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जो जो चीज़ें आती रहेंगी, मैं आपके सामने अपनी बात कहते हुए हाजिर होता रहूँगा। नमस्कार।